नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बैच में आपका स्वागत है। आज आप लोग के साथ हम लोग इतिहास विषय के साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, पॉलिटी होगा, साइंस होगा, इसके साथ डिफरेंट फैकल्टी आप लोग के साथ जुड़ेंगे। मैं आप लोग के साथ अभी इतिहास विषय के साथ आप लोग के जुड़े हैं। आप लोग को ये बात बताता चलूं कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे किसी भी स्तर पे तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रीलिम्स के स्तर पे तैयारी कर रहे हो या मेंस के स्तर पे तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको इंटरव्यू के स्तर पे है, तो तीनों लेवल पे एनसीईआरटी आपका समान रूप से इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर दें, चाहे आप आईएएस के दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस के दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन के आप दे रहे हैं, तो यहाँ समान रूप से एनसीईआरटी आप लोग के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इस सीरीज एनसीईआरटी सीरीज में आपको आज से हम लोग इतिहास हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसको हम लोग देखने और जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, क्योंकि देखो दोस्तों, अभी हम लोग जो एनसीईआरटी जो तैयारी की है, एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो देखेंगे हम लोग, इसमें दो तरह से देखेंगे, ठीक है। चाहे आपका ये हो गया न्यू एनसीईआरटी या फिर हो गया ओल्ड एनसीईआरटी। चूंकि देखिए दो एनसीईआरटी मार्केट में चल रहा है, एक न्यू चल रहा है, ठीक है, एक चल रहा है ओल्ड चल रहा है। ये दोनों रूप से हम लोग एक साथ लेके तैयारी करने का प्रयास करेंगे, जो समान रूप से जो खास करके आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो इंपॉर्टेंट बन जाता है उसको देखने का स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लास 6 से लेके हम लोग 12 तक जो इंपॉर्टेंट बुक है, जहां से आपको प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन बनता है, उसको हमको जानने और समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि किस लेवल तक यूपीएससी हो गया, चाहे कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछता है उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो एक वास्ट सिलेबस है उसको कम समय में आप लोग के सामने हम लोग प्रेस दें, ताकि आपका समय बच जाए और आप एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए आज का जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में कौन सा पढ़ेंगे? क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी में पहला जो अध्याय चैप्टर है या पहला जो अध्याय है उसको बोलेंगे कब, क्या, कब, कहां और कैसे, ठीक है। ये जो आपका पहला चैप्टर है जो क्लास 6 का एनसीईआरटी आप लोग के सामने प्रस्तुत करता है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका एनसीईआरटी का आप लोग के एक फाउंडेशन अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जब पहला चैप्टर आप पढ़ोगे दोस्तों, तो उसमें आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि क्या, कब और कहां और कैसे, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला आपको चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस दरमियान क्या करना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को समझने का हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास क्या करना है दोस्तों, कि जो चीजें चल रही है, जो खास करके आपका यूपीएससी में जब तैयारी में जुड़ते हो, तो उसमें देखेंगे कि जो चीजें चलेगी वहां समान रूप से कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको हम लोग जानने। या और चूंकि देखिए आप जब तैयारी करते हो तो आपका एक फाउंडेशन क्लियर रहना यहाँ बहुत जरूरी है। जब तक आपका एक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, जब तक चीजों को टर्मिनोलॉजीज आप समझ नहीं पाएंगे, तो आगे जाकर आपको मेंस राइटिंग में आपको दिक्कत होगा। इस दिक्कत को हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ठीक करने के लिए, ताकि आपका एक जो फाउंडेशन हो, ठीक है, आपका एक फाउंडेशन हो समान रूप से तैयार हो। क्योंकि जब तक आपका एक फाउंडेशन सही तौर से तैयार नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आने वाला समय में आपका दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एडवांस में ना जाकर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से लेकर आपका जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त ज्यादा समस्या का सामना करना ना पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द मिलेगा अतीत, ठीक है, यानी पास्ट, ठीक है। तो यानी पास्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पास्ट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो पास्ट का अर्थ होता है दोस्तों कि बीता हुआ समय, यानी जो समय बीत गया है, जो समय चला गया है, उसे हम लोग अतीत कहते हैं। बस सिंपल से बात रखिएगा, यानी बीता हुआ जो समय है, जो बीता हुआ समय है उसे ही अतीत कहते हैं। एक सिंपल सा फंडा है जो कि आपको मेंस राइटिंग में क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ध्यान मिलेगा। उसके बाद जब आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा देर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और आएगा कि जो देश का नाम, जो आपका देश का नाम आएगा, तो उसमें इसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो देश है
जो आपका देश है उसमें देखेंगे आपको कि देश का नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया, ठीक है ना, इंडिया पहले पड़ेगा, इंडिया या भारत। तो थोड़ा सा पहले इंडिया शब्द जो कैसे आया इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से, कहां से, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु शब्द कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिंधु शब्द कहा जाता है। यह जो देखेंगे तो ईरान और यूनान वासियों द्वारा सबसे पहले सिंधु को हिंडोस कहा था। क्या, सिंधु को क्या कहा था, हिंडोस कहा था, अर्थात क्या होगा, इंडोस। फिर बाद में क्या बन गया, ए इंडोस। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको यहां से आएगा, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं तो उसको क्या करें, लिखते जाइए, पेन वर्क करते जाइए। प्लस ये क्या, इससे इस नदी के पूर्व में क्या था, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, समझ गया ना। तो यहाँ 3-4 टर्म आ गया कि कौन सा, इंडोस आ गया जो निकला, जो संस्कृति क्या हुआ, सिंधु से कहा जाता था। प्लस ईरान, ध्यान रखिए, ईरान एवं यूनानी वासियों, जब एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, ईरान एवं यूनानी वासियों ने जिसे सिंधु को हिंडोस कहा अथवा इंडोस कहा, यही बात आगे जाकर क्या पड़ेगा, इंडिया नाम पड़ेगा। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये इंडिया का मैप हो गया। थोड़ा देखिए, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, इसी देख लीजिएगा आप, इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, अब ये जो एरिया मिलाकर, इसको मिलाकर क्या कहा गया, इंडिया कहा गया। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो इसमें देखिएगा भारत नाम का प्रयोग, ठीक है, भारत नाम का प्रयोग जो किया जाने लगा दोस्तों, भारत नाम का प्रयोग आपका क्या देखने को मिलेगा आपको, कहाँ, तो देखने को मिलेगा आपको, भारत नाम का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम में रहने वाले, कहा, उत्तर पश्चिम रहने वाले लोगों का एक समूह द्वारा, किसके द्वारा, एक समूह द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जब चलेंगे, तो थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तब इसमें देखिए क्या होगा कि जब प्राचीन काल में क्या हो रहा था, प्राचीन काल में भारत भूमि, ठीक है ना, प्राचीन काल में क्या हो रहा था, भारत भूमि जो क्या था, भारत, प्राचीन काल में जो भारत भूमि था, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बू द्वीप, ठीक है, भारत खंड, हिमवर्त, ठीक है ना, अनाजावर्त, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद या हिंदुस्तान या इंडिया नाम से आपको देखने को और जानने को मिलेगा। इस तरह से चीजें जब आगे बढ़ते जाएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा लोकमान जो सबसे ज्यादा परिचित हुआ इन सब नामों में, हिमवर्त, भारत खंड या आर्यवर्त, हिंद या हिंदुस्तान या इंडिया में सबसे ज्यादा नाम लोक प्रचलित कौन सा हुआ, भारत। अब इसमें आपको एक चीज बताता हूं, अभी देखिए हाल में ही जो भारत सरकार द्वारा नाम चेंज कर, इंडिया था तो भारत, उसको भी भारत कहने की बात किया जा रहा है, जो अभी कुछ दिन न्यूज में आप लोग देखे ही होंगे। तो आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो जब आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने क्या मिलेगा कि जब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, बहुत कुछ जाना जा सकता, जैसे लोग क्या खाते थे, पहला प्रश्न हो गया, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है ना, किस तरह से लोग रहते थे। कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग अतीत की बात करते हैं, तो अतीत की बात करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि लोग क्या खाते थे, पहला प्रश्न उठ जाता है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन सब चीजों को लेकर हम लोग अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इन सब चीजों को जानने के सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझने और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला प्रश्न आपको हो जाएगा दोस्तों कि अतीत जो था उसमें जो क्या हो रहा था, अतीत में जब क्या हो रहा था कि इसमें लोग, सबसे पहले कि लोग, पहला प्रश्न देखेंगे लोग कहाँ रहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 3 प्रश्न हम लोग लिए थे, उसमें पहला प्रश्न हम लोग बात करेंगे लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपको बात के मतलब पहले लाखों वर्ष पूर्व आधुनिक खोजों से ज्ञात होता है, ठीक है, आधुनिक खोजों से क्या होगा, यहाँ ज्ञात होगा कि लाखों वर्ष पहले लोग पृथ्वी पर क्या था, मानव, कौन था, मानव, ठीक है, मानव के रूप में पहली बार जन्म हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है जी, मानव के जन्म हुआ। इससे पहले मनुष्य 4 पैरों पे चलता था। अब 4 पैरों पे चलता था कहने का मतलब, और जंगलों में क्या करते थे, रहते थे। अब यहाँ सिंपल से कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हजारों वर्ष पूर्व जो मनुष्य 4 पैरों, एक तो जो हाथ है और पैर दोनों मिलाकर चल रहे थे, 4 पैरों पे चलने का बात के परंपरा आधुनिक खोजों के अनुसार होगा था। प्लस इसमें क्या था, वह पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों के जड़ों पे पत्तियों को, फल फूल इत्यादि क्या करते थे, खाते थे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस खाते तथा उनके पास वस्त्र नहीं था, तो उनका जो
चमड़ा था उसको पहनते थे, प्लस इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं आपको आधुनिक रिसर्च से पता चला, ठीक है। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा कि यह क्या था, बानर जैसे खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। वाजिब सी बात है कि जो चीजें था कहीं न कहीं जब सभ्यता आगे बढ़ रही थी तो उनको भूख लगता था, तो खाने के लिए क्या कर रहे थे, बानर जैसा स्वभाव उनका था, खाने पीने की तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहते थे। दिन रात में क्या करते, ठंडा सूरज करने की, अब रात होती दिन में इधर भटकते रहते। रात में क्या होना पर जानवरों सुरक्षा के लिए, ठंड बरसात से करने के लिए एक गुफा जैसे स्थानों को शरण लेते थे। अब देखिए इसी में ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि चीजें तो यह बानर जिसे रहते थे यहां तक ठीक है जी। अब मानव खाने के लिए, ठीक है ना, मानव खाने के तलाश के लिए इधर उधर दिन भर भटकते रहते हैं। चलो दिन भर तो दिन भर भटकते हुए उनका समय कट गया। बस जो ही रात आती थी, रात आता तो उनको रहने के लिए निवास, तरह तरह की समस्या, जैसे समस्या क्या क्या था, जानवरों से सुरक्षा के लिए, ठंड व बरसात से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि गुफाओं का शरण लेना स्टार्ट किया। ऐसे स्थानों पर उन्हें रहने लगे। हो रहा है क्या दोस्तों कि दिन भर तो बात के मतलब इधर तो घूम रहे हैं, अब रात में खाना तलाश हो गया। अब रात में अब रहने के क्या हो रहा, चूंकि उस समय विभिन्न प्रकार खतरनाक जानवर हुआ करता था, उनसे भी डर था कि किस तरह के वातावरण, कैसे वातावरण पर प्रभावित करे। इन सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गुफा जैसे स्थानों का शरण लिया। यही गुफा जाकर लोगों के एक मन चेतना का विकास होगा और घर के जाकर आगे जाकर डेवलपमेंट होगा। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये देख लीजिए, ये क्या है, आदि मानव है, और क्या ये देखिए गुफा है। दिन भर चारा खाने के बाद इन्हें क्या कर गुफा के अंदर जाके इन लोग रहते थे, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा, जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अधिकांश, लेकिन अधिकांश समय क्या था, लेकिन अधिकांश समय वो पेड़ों पे चढ़कर ही रहना पसंद करते थे। ध्यान रखिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। अधिकांश समय क्या कर रहे थे, वो पेड़ों पे चढ़कर रहते थे और इस तरह से रात एवं जंगली जानवरों से वो अपने आप को सुरक्षित करते थे। कि देखिए चूंकि कहीं न कहीं वो अपना भोजन के तलाश में जाते ही थे, और जब भोजन मिल जाता था वो क्या कर रहे थे कि अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, पेड़ों पर चढ़कर रहते थे और जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षा करते हैं। संभवतः जब उसने ऊंचाई पे लगे पेड़ों के फलों को देखा, ठीक है, पेड़ों के फलों को देखा होगा, ऐसा अजम्पशन लगाया जा रहा है दोस्तों कि जब ऊंचाई पे लगे पेड़ों पे देखा हो तो तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे वह अपने शरीर को संतुलित करना स्टार्ट किया, ठीक है। किया और उसके दो पैरों की बजाय, दो पैरों के, चार पैरों की बजाय दो पैरों का उपयोग करना स्टार्ट किया। समझिए क्या चीज करना चाह रहा है कि जब सुरक्षा के लिए उन्होंने पेड़ों पे रहते थे तो उन्हें भूख लगता था, तो वहां जो लगे फलों को देखा उन्होंने, तो उसको क्या क्या तोड़ने का प्रयास किया। जब तोड़ने का प्रयास किया तो चारों पैरों को संतुलित करने की जगह दो पैरों को संतुलित करना स्टार्ट किया और दो हाथों को तोड़ने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, इससे कहीं न कहीं चार के बजाय दो पैरों का उपयोग करना प्रारंभ किया। इस प्रकार दो हाथों को स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के कारण उनका उपयोग धीरे धीरे किसी और चीज को खोजने, पकड़ने, उठाने करने लगे और इस तरह से वह दो पैरों का उपयोग कर चलने के लिए और दो हाथों का उपयोग क्या क्या काम करने के लिए। अब चार पैर यहां दिखाई दे रहा था, चार पैर का यूज कर रहे थे, तो फल तोड़ने के दरमियान उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि चलो क्यों ना बात के मतलब दो हाथ से तो हम लोग काम करने के लिए, और जो शेष दो पैर बच गया उस समय के दौरान तो चलने के लिए प्रयोग करने लग गए। तो चलने के लिए क्या 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 प्रयोग करने लगे, दो पैर का, और किसी काम को तोड़ने के लिए क्या किया गया दोस्तों, किसी काम को करने के लिए उन्होंने हाथ को ही अपना सहारा लिया। इस तरह से बात के चीजों को कहीं न कहीं विकास के वातावरण को यहाँ तैयार हुआ। चलिए थोड़ा सा देखते फिर आगे बढ़ते हैं कहानी। अब जब आगे कहानी बढ़ते हैं तो तोड़े पकड़ने के लिए उपयोग किया। अब आगे जिसे कब करेंगे, अब ये तो हो गया क्या, अब कैसे कहाँ रहते थे, अब लोग क्या खाते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है दोस्तों। अब देखिए खाने के लेकर अभी भी बात के मतलब लोग इतना डेवलप नहीं हो चुके थे, कहीं न कहीं चीजों को लेकर बात के मतलब उस समय इतना चीजों का विकास नहीं हो पाया था, या चीजें ऐसी नहीं आ पा रही जिससे क्या लोग खाते थे क्या नहीं करते थे, इन सब चीजों को आपको जानने का प्रयास करते थे। अब लोग क्या खाते थे, अब देखिए आदि मानव है, एक मांस का टुकड़ा है, इन्होंने क्या करे, खाने का प्रयास कर रहे हैं, आदि मानव हो गए, ये मांस का टुकड़ा खाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जो ही जैसे ही समय बीतता है आगे दोस्तों, तो उसमें क्या हो रहा है, एक चीज परिवर्तन आएगा। अब देखिए पिक्चर देख बताया गया है, ये पिक्चर थोड़ा देख लीजिए,
ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए। ये धीरे जैसे लोगों के एसेंस डेवलप होगा, लोग अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आप लोग को चीजें पता होगा कि नहीं, उन्होंने कहीं न कहीं चीजों को आगे बढ़कर देखा। अब आगे बढ़कर कैसे देखा दोस्तों? तो भारत में क्या किया? भारत में भोजन मूल रूप से प्राचीन अतीत से भारतीय सभ्यता के संस्कृति विकास को दर्शाता है। खानाबदोश निवासियों को मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा था? फल था, जंगली जामुन था, ठीक है, मांस था, मछली था। अब देखिए, फल फूल हो गया दोस्तों, जंगली जामुन हो गया और मांस। ये जो कुछ ऐसी चीजें था जो कि कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को विकास के रूप में बढ़ाने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं। अब जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ती दोस्तों, तो इसमें क्या है? सभ्यता के आगमन के साथ साथ लोग बस गए और खेती करना प्रारंभ किया। इस प्रकार खाद्य फसलों, दालों इत्यादि के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग सशक्त हुए तो लोग क्या करना? खेती करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को प्राचीन बात के भोजन के लिए नदी घाटियों का उपयोग किया जाने लगा। इस तरह से चीजें आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, तब यहाँ आपको एक चीज देखेंगे कि लोग क्या कर, चावल उनका मुख्य भोज पदार्थ था। क्या था? चावल उस समय उनका मुख्य, जो खेती करने लग गए थे तो उनका क्या हो, जिसे पक्की दाल, सब्जियां और मांस खाया करते थे। गेहूं का उपयोग चपाती बनाने की, रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती कहते थे। चपाती से देख लीजिए, चपाती के नाम से जाना जाता है। जटिल धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों के लिए केंद्र के रूप में आने के साथ साथ पशु बलि चरम उत्कर्ष में था। यानी कहीं न कहीं चीजें अब वहां क्या हो रहा, धर्म जब चीजों को समाप्त करती है तो लोग आखिर क्या धर्म की ओर आगे बढ़ने लगे, अनुष्ठान का कार्य करने लगे। तो सब चीजों को आपको देखने और जानने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा था, इसके साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों में लोग क्या कर रहे थे? पशु बलि चरम पे थे। अधिक से अधिक लोग सहकारी बनने लगे, ऐसा परिमाण होने लगा। प्लस डेयरी प्रोडक्ट, जो खास करके डेयरी प्रोडक्ट, आपको डेयरी प्रोडक्ट को भी बात के मतलब बहुत उपयोग होने लगे। लोग, बहुत सारे लोग शाकाहारी बनने लगे। अब देखिए डेयरी प्रोडक्ट है, इस तरह से कहीं न कहीं लोगों को एक अलग आधुनिकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि चावल दही के साथ साथ खाया जाने लगा। गायों को सम्मान और पूजा की दृष्टि देखने लगी। इस सब चीजें आपको कहीं न कहीं जाके आपको एक क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी आपको बताएगा और दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, तो जैसे ही आपको आगे बढ़ेंगे तो उस समय आपको कुछ और चीजें मिलेगा। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हो गए। ठीक है, और मांस का सेवन बहुत कम किया जाने लगा। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। भारत में कई मसालों की खेती की जाने लगी। ठीक है, सुगंध और स्वाद के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में मसालों की खेती जो फला फूला और उनके कई प्रकार के विदेशी निर्यात होने लगे। ठीक है, जब ये जो चीजें कहीं न कहीं मसाला का लोग उपयोग करने लगे सुगंधित खाना खाने के लिए, प्लस विभिन्न प्रकार के चीजों को जानने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो क्या होगा कि जो मसाला जो प्रोडक्शन हो रहा था इंडिया में, उसको क्या किया जा रहा, विदेश में जाकर कहीं न कहीं उसको क्या किया जा रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा था। समझ रहे ना? तो इससे क्या हो रहा था, कहीं न कहीं लोगों को ये विश्वास होने लगा कि जो मसाला जो है कहीं न कहीं सुगंध और स्वाद के लिए, पकाने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। उसके बाद हम जब आगे चलेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा देखेंगे प्राचीन में। ठीक है ना, प्राचीन भारत में भोजन के विभिन्न युगों को विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता, भोजन, वैदिक काल में भोजन और मौर्य काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन जैसे इत्यादि चीजों को आपको प्राचीन भारत में आपको देखने की मिलेगा। कहने का मतलब लोग कहीं न कहीं ये सेंस कर पा रहे थे कि जो हम लोग कच्चे मांस खा रहे थे, फल फूल खा रहे थे, आप पका के खाने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं आप हो रहा था। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को भी आपको देखने को समय समय पे मिलेगा। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहानी यहाँ तक बढ़ी आगे। अब आगे देखिए कहानी क्या बढ़ती है दोस्तों, कि जब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आगे जब बढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी के भीतर प्राचीन भारत में भोजन पकाने, ठीक है, अब क्या हो रहा था कि अब भोजन पकाने जैसे चीजों को आपको मिलेगा कि भारत में क्या भोजन को काफी विकसित रूप से, जैसे गेहूं, जौ, तिल, ब्रेसिका का उपयोग किया। विभिन्न प्रकार के भोजन कहीं न कहीं जो अनाज के रूप में लोग उपयोग करने लगे। साथ ही साथ मनुष्यों ने भैंस, बकरी, ठीक है, भेड़ों
को बस में करना सीख लिया और खेती के लिए इसको उपयोग किए जा रहे थे। अब जैसे देखिए बात का मतलब कहीं न कहीं जब खाना प्रोडक्शन सीख रहा था तो खेतों में हल चलाने के लिए, खेतों में काम लेने के लिए कहीं न कहीं कुछ तो पशुओं को उपयोग किया जाना था। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उस समय क्या किया, भैंस और बकरियों को आपस में बस करने के प्रयास किया गया। ऐसा इसलिए ताकि जो खेत में होने वाली गतिविधियों को किस तरह से उपयोग में लाया जाए, इस तरह से उसको कहीं न कहीं खेती कार्यों में लगाने का प्रयास किया। अब चीज़ें आगे चलते हैं थोड़ा-सा, जब आगे थोड़ा-सा चलेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे कि चीज़ें बदलती गई। अब बस में करने के साथ-साथ क्या हुआ कि उस समय कुछ फसलें जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, छोले इत्यादि दाल खाते थे। उसने रसोइयों में कई मध्य एशियाई जड़ी-बूटियाँ भी बाद के में देखने को मिलेगा। कौन-सा जड़ी-बूटियाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इसे शायद कुछ लोग जो चावल, गेहूँ और छोले इत्यादि को कहीं न कहीं दाल खाते थे। भारतीय रसोइयों में कुछ मध्य एशियाई जड़ी-बूटियाँ, ठीक है, मसालों का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल किया, जैसे दालचीनी हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया, ये सब चीज़ों को कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय लोग गन्ने को चबाने का भी आनंद लेते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि बात के मतलब जब आप आगे हिस्टोग्राफी देखेंगे, हिस्टोरियन में पढ़ेंगे, तो उनको कहना था कि भारत में एक ऐसा पौधा पाया जाता है, ठीक है, जिसको चबाने पे बात के मतलब मीठा लगता है। तो क्या था, गन्ना था। तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे चलेंगे। अगला जो टॉपिक आपके सामने होगा दोस्तों, यो होगा कि कैसे कपड़े पहनते थे। अब मान लीजिए कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है आपका, कैसे कपड़े पहनते थे, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, तो यहाँ हम लोग क्या मकान की बात कर लिए, रोटी की बात कर ली, अब कपड़े की बात करते हैं। तो इसी तरह कहीं न कहीं जो हम लोग को वर्तमान समय में सभ्यता का विकास हुआ दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें था, जो भारतीय काल परंपरा काल से चली आ रही थी, परंपरागत काल से चल रहा है, तो एंशिएंट काल से चली आ रही थी, तो उसी तरह से कहाँ रहते थे, ठीक है, क्या पहनते थे और क्या खाते थे। ये तीन मूलभूत जो कहीं न कहीं आज भी हमारे भारतीय समाज में देखने जानने को मिलते हैं, इसी को हम लोग निर्धारण करने का थोड़ा-सा प्रयास करते हैं। तो देख लिए, वास्तव में इसका निर्धारण करना, ठीक है ना, वास्तव में इसका निर्धारण करना अपने आप में क्या था, एक जटिल प्रश्न था। कैसे जटिल प्रश्न था, थोड़ा-सा हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्या वास्तव में इसका निर्धारण करना, ठीक है, वास्तव में इसका निर्धारण करना, जब इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किया, तो यह कहना बड़ा मुश्किल की बात है। बहुत मुश्किल प्रश्न है कि किस प्रकार के लोग कपड़े पहनते थे, कैसे पहनते थे, करना बड़ा मुश्किल की बात है। क्योंकि शुरुआती कपड़े पहनने जानवरों की छाल, ठीक है, जानवरों की छाल जैसे चीजें होती थी, तेजी से खराब हो जा, इससे क्या हो जाता, तेजी से मौसम बदलता था, इससे खराब हो जाता था। तो बहुत पुरातात्विक साक्ष्य इनका नहीं है जो तिथियों का निर्धारण करने के लिए इसके किया जा सकता, जिससे कपड़े पहनने जाने की बात मिलता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि कपड़े का पहनने के लिए लोग जानवरों को छाल का यूज कर रहे थे, मगर जैसे ही मौसम चेंज होता था, उसमें विभिन्न प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु लग जाने के कारण क्या हो रहा था, तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता था। इस वजह से लोग कपड़े के छाल पहन रहे थे, तो उसका एक नए चीज़ों के स्वरूप में लेकर आगे बढ़ेगा। मगर फिलहाल अभी तक ये समझिए कि जो जानवरों को मारकर पहले उसको मांस खाते थे, उसको फिर रीयूज के लिए उसके छाल को अपने पहनने के लिए वस्त्र के रूप में उपयोग करते थे। उससे पहले क्या हो रहा था चीजें कि कहने के पत्तियों का उपयोग किया जा रहा था, ठीक है, पत्तियों के कपड़े के रूप में बनाया जा रहा था। प्लस यहाँ जो चीजें देखेंगे आपको छाल के रूप में आपको देखने को और जानने को मिलेगा। अब आगे बढ़ेगा चीजें, ठीक है, जब आगे चीजें बढ़ेगा तो आपको देखेंगे कि अब यहाँ एक पिक्चर दिखाई देगा आपको। तो देखिए ये जो चीज है दोस्तों, ये क्या है, कपड़े का क्या है, ये छाल है, ठीक है ना। एक कपड़े का क्या है, एक कपड़े का छाल है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, एक कपड़े का छाल है जो जानवरों को मांस के रूप में, और बाद जो बचा हुआ रेस्ट चीजें था उसका छाल, उसको कपड़े बदन को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, कपड़ा का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है, क्या कर रहा है, कपड़ा का इतिहास जो आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, वो मिलेगा सिंधु घाटी जितना पुरानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा कि थोड़ा सा आपको ये क्या हो रहा था, कपड़ों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है, क्या है, जितनी पुरानी है, मानवों ने आज लगभग 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 साल पहले जरूरत महसूस की ढकने के लिए किसी चीज को जरूरत होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त जब आदि मानव ने अपने शरीर से बाल कम हो जा रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका के
रहने वाले लोग आदि मानव ने लंबे समय तक क्या हुआ, तन ढकने के लिए महसूस हुआ। इस तरह से क्या हो गया, आपका यूरोप, अमेरिका इत्यादि में रहने वाले लोग मानवों को सर्दी का सामना करना पड़ा। अब जब सर्दी का सामना करने लगेंगे तो लोग को कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब शरीर को, ठीक है ना, उसी अनुसार कहीं न कहीं उसका क्या, शरीर के बाल कम हो जाते, इसलिए उनके जानवरों को खाल क्या 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 लपेटना शुरू किए, जिससे क्या हो रहा था, उनका शरीर जो क्या हो रहा था, गर्म रह रहा था, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा था, अब देखिए भारत में, अब भारत उपमहाद्वीप तो हम लोग आगे की बात किए। अब भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आ रहा है, तो भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आ रहा है, उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा, भारत आ रहा था, ठीक है, पाकिस्तान आ रहा था, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये जो था कहीं न कहीं भारत क्या था, भारतीय क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप क्या था, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जा रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे आप, इसमें एक शब्द आएगा पांडुलिपि, ठीक है ना। तब पांडुलिपि क्या था दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो पांडुलिपि का रहा है ना कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। क्या हो रहा था, ये जो पुस्तकें थी जो कहीं न कहीं हाथ से लिखी जा रही थी, है ना, ये पुस्तकें क्या लिखी, हाथ से लिखी जा रही थी। किससे, हाथ से लिखने के साथ साथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये पुस्तकें क्या हो रही है, हाथ से लिखी जा रही थी, ठीक है ना। अब कहाँ, ताड़ के पत्तों पे, बुर्ज के पेड़ के छाल पे इत्यादि रूप से लिखा जा रहा था, ठीक है ना, जिसे भोजपत्र पे लिखा जाता था, इसे बोलते थे हम लोग पांडुलिपि। अब एक प्रकार का ये पांडुलिपि था, ये भोजपत्र है, इस पे लिखा हुआ, इसी बोलते थे हम लोग पांडुलिपि। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें देखेंगे आपको क्या होगा कि अब अंग्रेजों ने अपने लिए से मनुस्क्रिप्ट शब्द, जिसे लैटिन शब्द मोनू, ठीक है, मोनो, और उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत शब्द क्या होगा, मनुस्क्रिप्ट मोनू, तथा इसका अर्थ होता है इन पांडुलिपियों को धार्मिक मान्यता, व्यवहार और राजाओं को जीवन, औषधि तथा विज्ञान इत्यादि सही प्रकार के विषयों को चर्चा मिलती थी, ठीक है ना। सॉरी। अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो पांडुलिपियां लिखी जा रही थी, इसमें क्या क्या हो रहा था, पांडुलिपि धार्मिक मान्यता, व्यवहार, ज्ञान, जीवन, धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं का जीवन शैली इत्यादि को लिखा जाता। यह संस्कृत और तमिल में, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता। संस्कृत प्राकृत व तमिल भाषा में लिखी जाती थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखेगा आएगा कि जो ये पांडुलिपियां जो लिखी जा रही थी, ये कौन कौन भाषा में लिखा जाता था। तब यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको, संस्कृत के जगह पे मलयालम कर देगा, तमिल के जगह मलयालम कर देगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, जिसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये किसके लिए, एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है। आप प्रकृत जो भाषा था दोस्तों, ये आम लोगों की भाषा थी, ध्यान रखिएगा। प्रकृत जब किसके लिए था ये दोस्तों, ये आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभिलेख। अब आगे देखेंगे आपको अभिलेख देखेंगे। तो अभिलेख किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या था, विशेष उद्देश्य के लिए किसी ठोस वस्तुओं पर उत्कीर्ण की जाती है। उत्कीर्ण का मतलब हुआ कि जो मान लीजिए ये अभिलेख है, ठीक है, ये अभिलेख है, यहाँ कोई पत्थर हो गया, ठीक है, या कोई शिलालेख हो गया, इस पे किसी विशेष प्रकार से लिखाया जाता था, बताया जाता था कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी, उस समय क्या विशेष उद्देश्य था। तो इस अभिलेख में क्या क्या हो जाता था, अभिलेख में आदेश, निर्देश, इतिहास या किसी वस्तुओं को उल्लेखित किया जाता था। अतीत के बारे में जानने के लिए एक विशेष प्रकार का स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको देखा जाता था। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण की जाती थी। उत्कीर्ण मतलब लिखना, उत्कीर्ण किया कराया जाता था। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं अपने कार्यों को, इतिहास को हमेशा जीवित रखने के लिए इस तरह के अभिलेख करवाते थे। अभिलेख का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस प्रकार से बात के मतलब वहाँ के राजाओं द्वारा क्या इतिहास में कौन कौन से कार्य किए गया, जिसको आज हम लोग पढ़कर प्राचीन भारत का इतिहास समझ रहे हैं, तो कहीं उस समय राजाओं द्वारा लिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, ताकि आने वाला समय में इतिहास के बारे में एक बेहतर जानकारी प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद आप जब देखेंगे आपको, तो यहाँ देखेंगे अभिलेख बनवाते अधिकतर क्या थे, पत्थरों पे क्या था, अधिकतर क्या देखेंगे आपको, अभिलेख पत्थरों या धातुओं
के ठोस वस्तुओं पर बनाए जाते थे। कारण यह था कि यह आज भी कहीं न कहीं हमें विभिन्न खुदाई और शोध संस्थानों से कहीं न कहीं प्राप्त किया जाता है। ऐसा इसलिए कि देखिए इतिहास में जो कहीं न कहीं जो चीज़ें मिल रही थी, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा था, खनन उत्खनन से मिल रहा था। जो उत्खनन से प्राप्त था, जो चीज़ें प्राप्त हो रही थी, तो जब तक वो चीज़ें प्राप्त हो रही थी कहीं न कहीं ठोस रूप में था, कहीं न कहीं इसका सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं आने वाला समय में चीज़ों को एक बेहतर समन्वय बनाने के लिए खुदाई से प्राप्त जो अभिलेख है, जो आज भी कहीं न कहीं हम लोग के बीच विद्यमान है। अब ये देखिए, ये अभिलेख जो आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा-सा, अब जैसे अभिलेख अब इस तरह से कभी सिक्के पे लिखा हुआ है, कोई पत्थर पे लिखा हुआ है, कोई कठोर वस्तु पे लिखा हुआ है, या कोई चांदी पे, सोना पे, इस तरह से अभिलेख कहीं न कहीं जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको देखने को और जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके साथ-साथ जब देखेंगे तो अभिलेख को लिखवाने के लिए उपयोगी सामग्रियाँ। अब जो अभिलेख लिखवाया जा रहा था उसमें कौन-कौन सी वस्तुएँ के जनरली यूज़ होता था, उसको थोड़ा-सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिलेख को पत्थर, धातु, ठीक है, मिट्टी की तख्ती एवं ईंटों का, कहीं ईस्ट और कास्ट का कहीं न कहीं प्रयोग किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है। अभिलेख में अक्षरों की खुदाई, ठीक है ना, अक्षरों की खुदाई के लिए छेनी, ध्यान रखिएगा, छेनी, नुकीले कीले एवं हथौड़ियों का क्या किया जा रहा था, इसका प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ताकि कहीं न कहीं एक बेहतर ढंग से कहीं न कहीं अभिलेख जो लिखा है। ठीक है, उसके साथ अभिलेख के, अब देखेंगे हम लोग अभिलेख का थोड़ा सा प्रकार देखेंगे। ठीक है ना, अभिलेख के कितने प्रकार, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अभिलेख का जो प्रकार की बात करेंगे तो अभिलेख के देखिए जनरली दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा प्रकार है, ठीक है, कौन कौन सा प्रकार है, एक हो गया आपका निजी अभिलेख, सरकारी अभिलेख। अब निजी अभिलेख हो गया राजाओं को अपने निजी कार्यों को दिखाने के लिए कहीं न कहीं बताया जाता था। निजी अभिलेख का क्या मतलब है, अभिलेख जिसे व्यक्तिगत स्तर पे क्या हो रहा था, व्यक्तिगत स्तर पे खुदवाया गया था। ठीक, इसमें अब व्यक्तिगत अवसर का मतलब क्या हो, जो खुद के द्वारा खुद के लिए करवाया गया था उसे हम लोग व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है ना, इस अभिलेख में, अभिलेख विषय बेसनगर के विदिशा जो है अभिलेख में, यह अभिलेख जो क्या है, एंटियाल किट्स के राजा के राजदूत जो कह हेलियोडोरस द्वारा कहीं न कहीं खुदवाया गया था, जो राजा कौन सा, भागभद्र के दरबार में आया था, तथा वह वैष्णव धर्म क्या था, वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका, एक आ जाएगा सरकारी अभिलेख। अब सरकारी अभिलेख में देखेंगे आप तो सरकारी अभिलेख में क्या हो रहा था, सरकारी अभिलेख में देखेंगे आपको तो यहाँ क्या हो रहा था, ऐसे अभिलेख जो शासकों को जन सम्मान की सूचना देने के लिए, जैसे क्या उस समय कौन कौन सी जगह पे हो जाता था, लिखा जाता था, जो जन सम्मान को सूचनाएं देने के लिए, जन सम्मान को सूचनाएं देने के लिए क्या किया जाता, लिखा जाता है। अब जन सम्मान को सूचना, जब आम पब्लिक थे, जो आम पब्लिक था, ठीक है ना, आम जो जनता था, उसको सूचनाएं देने के लिए जनरली ये लिखा जाता था। कौन सा, सरकारी अभिलेख। इसमें क्या था, सूचना देने के लिए क्या क्या था स्थापित किया, जैसे कि पवित्र स्थानों, चौराहों अथवा भीड़ भाड़ इलाकों में ऐसे सरकारी अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब क्या हो रहा था, निजी तो सॉरी व्यक्तिगत अपने कार्यों के लिए किया जा रहा था, प्लस जो अपने जो बात के अंदर सरकारी अभिलेख था, जो कहीं न कहीं जो निजी चीजों को, निजी बातों को न लिखकर कहीं न कहीं जनमानस के लिए, आम जनता के लिए कहीं न कहीं किस जगह पे, चौराहों पे, पवित्र स्थलों पे, भीड़ पे, धार्मिक जगहों पे, मंदिरों पे कहीं न कहीं सब चीजों लिखवाया जा रहा था। ठीक है ना, उसके साथ साथ देखेंगे पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद किसको कहते हैं, जिसे मान लीजिए ये सब चीजों जो लिखा जा रहा है, ये सब चीजों देखेंगे आप, पुरातत्वविद क्या हुआ। अब देखिए पुरातत्व विषय, ये मान लीजिए कि ये जो उत्खनन के पश्चात जो भी चीजें मिला है, ऐसे व्यक्ति जो अतीत के वस्तुओं को अध्ययन करता है उसे पुरातत्व करते हैं। अब पुरातत्व कैसे सोच समझ लीजिए कि जो हिस्टोरियन है, जो खुदाई के दरमियान या किसी प्रकार के उत्खनन के दरमियान जो चीजों को प्राप्त करता है, वैसे व्यक्ति धरती से इतिहास को जानने का प्रयास करता है, या वैसे व्यक्ति जो अतीत की बनी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं, जिस युग की युक्ति के रूप में धरती के दबे हुए इतिहास को, पन्नों को उजागर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है ना, पुरातत्वविद के डिफिनेशन हो गया। उसके बाद देखेंगे, या देखिए पुरातत्वविद क्या कर रहा है, पुरातात्विक सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों को, किसको, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भौतिक अवशेषों को अध्ययन का विषय, ठीक है,
वह निरंतर भौतिक भौतिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, में होने वाले बदलावों, क्या है, होने वाले बदलावों को अध्ययन करता है। पृथ्वी के नीचे दबी हुई वस्तुओं को अध्ययन जो करता है दोस्तों, जो अध्ययन करता है किसी भी संस्कृति और सभ्यता के विजय को क्या कर तथ्यों को उजागर करता है। कौन कर रहा है? पुरातत्वविद कर रहा है। अब पृथ्वी पे अनेक परिवर्तन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन क्या हो रहा है, मानव को, अतीत समाज को जानने के लिए इन सब चीजों कौन बता रहा है? तो पुरातत्वविद बता रहा है, ठीक है ना। तो आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। अब से देखिए, ये है हिस्टोरियन, ठीक है। आप क्या देखेंगे कि जो हिस्टोरियन है, कहीं न कहीं जो अंदर खुदाई के दरमियान एक मानव कंकाल को मिला है, यहाँ मिल जाएंगे कुछ मोहरे मिल जाएंगे, कुछ अभिलेख मिल जाएंगे, तो इससे भी हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पुरातत्व में के मुख्य रूप से खुदाई में से प्राप्त वस्तुओं को जो उत्खनन करता अवशेष के रूप में जा देता, अपना राय देता है। उसी तरह राजाओं हो गया, साम्राज्य हो गया, ठीक है ना, युद्ध स्थल हो गया, छोटे टीले इत्यादि जंगलों में पुरातत्व उत्खनन कार्य जो इस तरह से क्या हो गया, मिट्टियां हो गया, बर्तन हो गया, लिखित अभिलेख, इस प्रकार की चीजों को कहीं न कहीं आपको ईंट पत्थर से बनी इमारतों से इसको कहीं न कहीं सब कौन उजागर करता है? तो पुरातत्वविद उजागर करता है, ठीक है। तो आगे चलते इतिहासकार। अब देखेंगे हम लोग इतिहासकार देखेंगे, ठीक है ना। अब इतिहासकार में कौन कौन सा देखेंगे हम लोग? इतिहासकार हुआ है जो इतिहास लिखे। इतिहासकार कौन है? आप पूछेगा इतिहासकार कौन है? जो कहीं न कहीं जो इतिहास लिख रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, एक इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में क्या करता है? अध्ययन करते हैं, जो आगे बता दिए आपको। उसके बाद इतिहासकार क्या कर रहा है कि इतिहास मानव जातियों के संबंधित पिछले घटनाओं को निरंतर व्यवस्थित करता है, जो आपको बता चुका है, ठीक है ना। अब जो लोग इतिहास को अध्ययन करते हो, तिथियों को बीसी हो गया, मतलब बिफोर क्राइस्ट हो गया, आगे बताएंगे जब इंसेंट में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बताएंगे। प्लस एडी हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद हो जाएगा। कृषि का आरंभ हो जाएगा, लगभग 18,000 पूर्व होगा। सिंधु घाटी की जो प्रथम सभ्यता नगर मिलेगा, 4700 ईसा पूर्व मिलेगा। गंगा घाटी का नजर आपको मिलेगा, मगध में इतना मिलेगा। इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे सभ्यता के आरंभ, ठीक है। सभ्यता किस प्रकार आरंभ होता है उसको हम लोग जानने के। तो सभ्यता के आरंभ में क्या होगा? गुफाओं, ठीक है, केंद्राओं में रहते थे। सभ्यता के विकास के लोग समूह में रहते थे। क्या कर लोग समूह में रहते थे? इसके लिए सबसे पहले उपयुक्त नदियों के किनारे रहने लगे। नदियों किनारे का मतलब कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार के उनका सिंचाई के लिए, बहुत सारे मछलियों मारने के लिए, बहुत सारी चीजों जब आगे पढ़ेंगे तो और हमको विशेष रूप से क्लियर होता चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे चलेंगे, अब नदी घाटियों को पता लगाओ। कई लाख वर्ष से तो मेघ नदी का जो रहने वाला अधिकांश आसपास जंगलों में विधानसभा पेड़, इसमें क्या हो रहा था? पेड़ देखेंगे, पेड़ भोजन के लिए, पेड़ फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों के लिए कहीं न कहीं संग्रह करते थे, तथा जानवरों के आखेट के रूप में, शिकार के रूप में प्रयोग करते थे। इन सभ्यताओं को नदी घाटियों की सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यताएं प्रचलित थी। अब देखिए, जितने भी विश्व में महान सभ्यताएं, जैसे विश्व में 3 महान सभ्यताएं बनी थी, ठीक है ना। अब भारत के अंदर विश्व के नवीनतम सभ्यता जो 3 महान सभ्यता थी, उसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोन के सभ्यता, और एक सभ्यता आपका हो गया ये कि कहने के मेसोपोटामिया के सभ्यता, जो कहने के नदी घाटियों किनारे बसा हुआ था, ठीक है ना। अब सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। अब सिंधु सहायक नदियां क्या? तो इसमें झरने, नदी पानी, जिसके कारण मुख्य नदियां यहाँ विलय होने लगी। ये सब इसलिए बताया जा रहा है, कहीं न कहीं इस नदियों के बीच में कहीं न कहीं सभ्यताएं बनी, ठीक है। तो नदियों किसी सागर या झील या जाकर नहीं मिलती थी, उपनदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती थी, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब सिंधु नदी थोड़ा देख लीजिए, इसमें नदी कौन कौन सा है। ये हो गया आपका यमुना, थोड़ा सा आगे सब ज्योग्राफी जब मैपिंग करवाऊंगा तो बताऊंगा। यमुना नदी हो गया, ठीक है। इस तरह से कहीं न कहीं एक दिल्ली के आसपास सिंधु हो गया, ये देखो सिंधु हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कहीं न कहीं जब हम लोग मैप पढ़ाएंगे तो आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। बस आपको एक पिक्चर क्लियर करवाया जा रहा है ताकि आपको चीजों को ध्यान रहे। अब देखो सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अब सिंधु नदी, हालांकि सब चीज जब मैपिंग करवाएंगे तो पता चलेगा, मगर एक हल्का सा एक किताब में लिखा है, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और ग्वादर बंदर जिले में उपस्थित है। सिंधु घाटी एक महत्वपूर्ण नदी थी, और झेलम भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी थी, ठीक है ना। इस तरह से कहीं न कहीं नदियों के बारे में थोड़ा सा आपको 6 क्लास NCERT में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यह नदी
अब देखिए हिमालय में ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर नदियां, मतलब कहने का मतलब जो नदियां इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रही थी, किसी भी सभ्यता को बढ़ने के लिए ये सब हो जाता है। इतना आप लोग के सामने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब गंगा और सोन नदी दक्षिण, गंगा के दक्षिण भारत में प्रचलित जो मगध साम्राज्य के यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना होगा कहाँ, गंगा और सोन नदी के बीच। अब क्या सोन नदी का उपयोग क्या हो रहा था, सिंचाई करने के लिए, घरेलू कार्यों को उपयोग करने के लिए कर रहा है, ठीक, इसमें नहरें बनी, ठीक है। इस तरह से कहीं न कहीं जाके आगे जाके विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र बनेगा। अभी ये सब चीजें जो आगे के लिए, मगर इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है इस किताब के लिए, बस आपको सिंधु घाटी नेविगेशन के लिए मुख्य रूप से, ठीक है। ये सब चीजें जो कहें कि एक अलग स्लाइड में हम आप लोग को जोड़ दिए हैं, जो आपको इतना पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। यात्राएं कहने का मतलब लोग एक स्तर से दूसरे स्तर से भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए कहने के एक क्या हुआ कि मानव भ्रमण करना स्वभाव था। शुरू से पहले हम देखते हैं कि सभ्यताओं के पास कुछ जगह से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग फैलते गए, एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, जिससे सभ्यताएं फैलने लगी। प्रारंभ में आगमन से साधन नहीं थे, तो इसलिए साथ साथ क्या हुआ था, साथ साथ क्या जा रहे थे, कोई साधन नहीं था, तो क्या होता, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र के प्राकृतिक बाधाएं थी, ठीक है। हालांकि लोगों ने इधर बांध बनाना आर पार करना शुरू कर दिया, ठीक, चाहे तो उन्होंने कहीं कर सके पर्वतों की ऊंचाई छू ली है। ये सब चीजें जो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको तिथियां देखेंगे, तिथियां जो आपको बता दिए थे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब जो तिथियां मिलती, ईसा पूर्व हो गए थे, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां सभी ईसा से पहले, ईसा बोलते हैं रूप में जाना जाता है। यह पुस्तक 200 आगमन प्रारंभ ईसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीजें नोट्स है जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता, ठीक है, लगभग बात कभी कभी एनसीईआरटी में पूछ लिया जाता है, पीटी में कुछ, सिंधु घाट संदर्भ सभ्यता लगभग 2500 लेकर 1700 BC तक, ईसा पूर्व तक देखेंगे। वैदिक सभ्यता काल देख ले 1700 लेकर 1000 तक ईसा पूर्व तक देख लेंगे। इसी तरह महावीर का काल देख लेंगे 527 तक। ये सब चीजें भी मिसाल जो कहीं न कहीं आपको पूरा तिथि है, जो आपको PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो चीजें मिलेगा, जो आपको मतलब एक पूरा आपको तिथि दे दिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के, इसके अलावा जो समग्र रूप से हम इसको एक जगह कर दिए ताकि आपको अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। बाकी ये सब चीजों को आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बात के मतलब एनसीईआरटी सोल्यूशन है, इसको आप लोग कीजिएगा, यहीं तक छोड़ देते हैं। एक क्लास आज तक यहाँ रहा, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।